ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया। और हमने ये देखा कि काउंसिल में बहुत अच्छा जवाब दिए रिप्लाई टू द बजट। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आईएमए का स्कैम हुआ, 6 साल हुआ, रमज़ान के महीने में स्कैम हुआ। आईएमए के इन्वेस्टर्स कम से कम 1 लाख इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त की है गवर्नमेंट ने 950 करोड़ की, वादा किया था कृष्ण बैरेगौड़ा और आप दीगर मुस्लिम एमएलए जो मिलकर कि रमज़ान के ईद के महीने में उनको पैसे आ जाएंगे। तो बहुत से इन्वेस्टर्स लोग जो हैं वो एक आस लगाए, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका जो पैसा जो घपला हुआ है एटलीस्ट कुछ तो आएगा। तो स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, आईएमए के पैसे इन्वेस्टर्स को कब मिलते हैं? आईएमए के बारे में काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं और होते भी रहेंगे, और इंशाअल्लाह जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए भी मतलब बहुत सारा हमने ये भी तजवीज़ रखी थी कि एक्शन में बेचना वक्त लगेगा, तो गवर्नमेंट एजेंसीज को ही बेचकर वो पैसा लेके इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशीम न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ नसीर अहमद साहब एमएलसी हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, अभी इस एमएलसी हैं और पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर को। आज हम बात करने आए हैं। साहब सबसे पहले आपको उम्रा मुबारक और ईद आ रही है, आपको एडवांस में ईद मुबारक। नशीमन को बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साहब अभी बजट, हाल ही में बजट अलॉट हुआ है माइनॉरिटीज़ के लिए, आपका बहुत बड़ा रोल हुआ है, 4700 करोड़ जो हुआ है, आप और दीगर मुसलमान एमएलए जाकर मिलकर बात की है। लेकिन एक बवाल उठ गया है कि 4700 करोड़ मुसलमानों के लिए अपीजमेंट है, अपोजिशन बोल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ बीजेपी वालों का एक सियासी तौर पर ये लोग इन्होंने हलाल बजट और पाकिस्तानी बजट इस तरीके से नाम दिया है, बट हकीकत जो है कर्नाटक का 2025 और 26 का जो बजट का जो टोटल बजट है 4,09,000 करोड़ का है। 4,09,000 करोड़ के बजट में सिर्फ 4,700 करोड़ माइनॉरिटीज़ को दिया गया है, और सिर्फ 1% से ज़्यादा कुछ है। हकीकत में माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो कर्नाटक में है वो 14%, लगभग 14 से 15% है। उस हिसाब से हम लोगों को और ज़्यादा देना चाहिए था। अब ये मतलब पहली बार 4,700 करोड़ का जो फिगर सामने आया है उसको देखकर ये बीजेपी वालों ने एक सियासी साजिश रची है, और इसके बारे में इन लोगों ने मेरे ख्याल से ये हमारे जो कर्नाटक के जो लोग हैं सब जानते हैं कि हमारे साथ बहुत सालों से नाइंसाफ़ी हो रही थी। इस बार हम लोगों के साथ, और ये भी जो किया गया है मतलब ये सिर्फ एजुकेशन के लिए ज़्यादा पैसा दिया गया है, तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल्स के लिए, मोरारजी देसाई स्कूल्स के लिए, हॉस्टल्स के लिए, और बच्चा स्कॉलरशिप्स के लिए, इस तरीके से तालीमी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके हमारे जो लोग तालीमी एतबार से लिटरेसी रेट हमारा बहुत लोएस्ट लिटरेसी रेट माइनॉरिटीज़ का है, इनको आगे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये बजट में खासकर तालीमी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया। और हमने ये देखा कि काउंसिल में बहुत अच्छा जवाब दिए रिप्लाई टू द बजट। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आईएमए का स्कैम हुआ, 6 साल हुआ, रमज़ान के महीने में स्कैम हुआ। आईएमए के इन्वेस्टर्स कम से कम 1 लाख इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त की है गवर्नमेंट ने 950 करोड़ की, वादा किया था कृष्ण बैरेगौड़ा और आप दीगर मुस्लिम एमएलए जो मिलकर कि रमज़ान के ईद के महीने में उनको पैसे आ जाएंगे। तो बहुत से इन्वेस्टर्स लोग जो हैं वो एक आस लगाए, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका जो पैसा जो घपला हुआ है एटलीस्ट कुछ तो आएगा। तो स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, आईएमए के पैसे इन्वेस्टर्स को कब मिलते हैं? आईएमए के बारे में काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं और होते भी रहेंगे, और इंशाअल्लाह जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए भी मतलब बहुत सारा हमने
ये भी तजवीज़ रखी थी कि ऑक्शन में बेचना वक्त लगेगा, तो गवर्नमेंट एजेंसीज को ही बेचकर वो पैसा लेके इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमारा मिशन था। मगर जो गवर्नमेंट एजेंसीज, उन लोगों को जब हमने कहा कि तुम जाके देख कर आप कोटेशन दो, तो उनका जो कोटेशन था कम था, तो इसलिए हमने फिर सोचा कि वो ऑक्शन में अगर बेचेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि ऑक्शन से बेचेंगे और वक्त लगेगा मगर पैसा ज़्यादा आएगा और वो इन हक डिपॉजिटर्स के हक में जाएगा, तो इसलिए मतलब थोड़ा बहुत डिले होगा मगर ज़रूर पैसा उनको मिलेगा। कोर्ट का ऑर्डर ये भी मालूम हुआ कि कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं हुआ कि आप बेच सकते हैं बल्कि, तो इसके बारे में क्या कह सकते नहीं, कोर्ट को मालूमात करके ही बेच सकते हैं, कोर्ट को इन्फॉर्म करके ही बेच सकते हैं। कोर्ट के उनके बिना, हम उनके परमिशन के बिना कोई भी एक्शन नहीं कर सकते और कोई भी बेच नहीं सकते। कोर्ट को पता करके ही बेचा जाएगा। तो कितने करोड़ का ये 450 करोड़ की जो प्रॉपर्टी आपने आई थी, तो गवर्नमेंट एजेंसी ने कितने का बजट दिया था? एक बोलो मसलन एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को क्या कोटेशन आया था, अगर ऑक्शन में गए तो कितने की जाएगी प्रॉपर्टी? वो डिटेल्स हम लोगों ने मतलब प्रेस को बोलना नहीं चाहते, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और वो कोर्ट में पहले प्रेजेंट करना होता है, कोर्ट को प्रेजेंट करने के बाद वो पब्लिक होता है। तो कब तक होगा इसका? इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जल्द से जल्द होना चाहिए। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड का इलेक्शन भी हुआ और हमारे सज्जाद नशीन अली बाबा साहब चेयरमैन बने। एक बहुत कंट्रोवर्शियल चेयरमैनशिप का इलेक्शन हुआ। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स थे वक्फ बोर्ड के, गवर्नमेंट नॉमिनेट, वो नहीं आए, तो कुछ कांग्रेस के लीडर जैसा उबैदुल्ला शरीफ साहब है या सईद अशरफ साहब, उन लोगों की मेंबरशिप को बर्खास्त करने की मांग भी की है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? क्यों वक्फ बोर्ड में क्यों हमेशा जब चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो क्यों ऐसा गलाटा होता है, घपला होता है, और क्यों एक इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहते? बोर्ड के इलेक्शन के सिलसिले में जो है मतलब डेट फिक्स हुआ था, उस डेट पे मतलब इलेक्शन नहीं हुआ वक्फ बोर्ड का, यूनानिमसली इलेक्टेड। हाँ, ये आप करेक्ट बात बोले। यूनानिमसली इलेक्टेड। जितने भी मेंबर्स थे वहां पर कोई और नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। अगर नॉमिनेशन फाइल करते तो इलेक्शन होता है। यूनानिमस इलेक्टेड है। यूनानिमसली इलेक्टेड है, तो फिर सवाल इलेक्शन का नहीं है। और जितने भी मेंबर्स वहां पहुंचे वो लोगों के साथ कोई और नॉमिनेशन नहीं फाइल हुआ, तो अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी अगर पहुंचते तो एक ही नॉमिनेशन था, तो देयर इज नो इलेक्शन, इट इज यूनानिमसली इलेक्टेड। तो ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर इलेक्शन होता और गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर वोट नहीं देते तो गवर्नमेंट के खिलाफ कह सकते हैं। जब इलेक्शन ही नहीं हुआ, यूनानिमस हुआ, तो सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने कहते हैं कि रमज़ान के बाद हम एक्शन लेंगे, सीएम से मिलेंगे, आपसे मिलेंगे और उनको निकालने की कोशिश, जैसा एक उलमा इकराम है और एक फॉर्मर चेयरमैन को मेंबर बना दिया है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि ये एंटी वक्फ बोर्ड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आए नहीं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं नहीं समझता कि ये सब जब इलेक्शन ही नहीं हुआ तो हम ये कंक्लूजन में नहीं आ सकते। अगर इलेक्शन होता और इलेक्शन में ये लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर पार्टी अगर कैंडिडेट अलग अलग होते तो पता चलता कि यहाँ पर इलेक्शन ही नहीं हुआ है, यूनानिमसली इलेक्ट हुआ है, तो जो मेंबर्स प्रेजेंट थे उनके अमांग में एक ही नॉमिनेशन था, तो ये सवाल ही नहीं उठता। आप सीएम के आंख और कान हैं, आपकी बात बहुत सुनी जाती है। कौम मसाइल, हमारे कौम के मसाइल मसले आप जो भी रखते हैं सीएम के पास, क्या पूरे मसाइल मसले पूरे हल होते हैं? और क्या सीएम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2 साल हो रहे हैं और क्या समझते हैं कि अभी जो मई 1 को कैबिनेट रिशफल है या न्यू है, तो कोई हमारे नए मुसलमान लीडर को मिनिस्ट्री दी जाएगी या और मुसलमान मिनिस्टर इसमें आने की चांसेस है? जब तक सिद्धरामैया साहब वजीर आला हैं कर्नाटक के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, और ख़ासकर उनका जो मिशन है वो मिशन सबको साथ में लेकर जाने का मिशन है।
सारे समाज में जितने भी मतलब कास्ट क्रीड वगैरह हैं सबको साथ में लेकर जाने का और सबके साथ इंसाफ करने का उनका एक मिशन है। वो कभी भी सोशल जस्टिस के ऊपर काफ़ी उनका कमिटमेंट है और जो भी पिछड़े तबके हैं उनको आगे लाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और उनकी लीडरशिप में मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ महफूज हैं और आगे चलकर हमारे साथ जो भी मतलब इंसाफ होना चाहिए वो होता रहेगा। अब जहाँ तक कैबिनेट रिशफल की बात है वो मुझे अभी कुछ उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, अभी वो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 एमएलसीज की वैकेंसी है, कोई एक माइनॉरिटी आने की कोई चांस है, उम्मीद है? आपसे राब्ता भी हुआ है? बहुत लोग आके बोले रिप्रेजेंटेशन जो सेकंड हैंड लीडरशिप है एमएलसीज के लिए, तो कोई नाम या कोई एक चांस है कोई मुसलमान एमएलसी बनने की? 4 वैकेंसीज हैं, इंशाल्लाह उसमें कोशिश हो रही है 4 में से एक माइनॉरिटीज़ खासकर दिया जाए। ये कोशिश इंशाल्लाह हो रही है, उम्मीद है कि ये 4 में से एक हमारा होगा। आज के माहौल के बारे में क्या हाल है? अभी रमज़ान आ रहा है, एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? ईद उल फितर आ रही है, मैसेज क्या देना चाहते हैं? अल्लाह का फजल व करम है कि रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी जोश के साथ और काफ़ी मतलब हर आदमी रोज़े रखे थे और हर 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे, तरावी में भी वो बहुत बड़ा हुजूम था। एक ऐसा माहौल था कि पूरी शहर के अंदर एक रूहानियत थी, हर आदमी मशगूल होता था कि मैं नमाज को जाना है, मतलब वक्त पे नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश हुआ करती थी। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान के महीने में लोगों के अंदर जो कैफियत है वो कैफियत दूसरे महीनों में भी रहना चाहिए। दूसरे वक्त में भी मतलब इसी तरीके से कोशिश करके नमाज जमात के साथ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यही एक बहुत बड़ा मतलब खुदा का दिया हुआ तोहफा है। ये एक ही हमारे लोगों के पास एक ही एक हमारी जो इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका बनाया है कि हम हर 5 वक्त मिल सकते हैं। जब हम जमात के साथ बड़ी तादाद में अगर हम नमाज को क़ायम रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ये सब ज़रूर ब रुक जाएगा। यूपी का ऑर्डर आप देखे होंगे, समझे होंगे कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना है, ढाबे पे नमाज नहीं पढ़ना है, और जो भी बीजेपी लीडर्स इस्लाम मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आला प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने सौगात मोदी 30 व 5 लाख मुसलमानों को ईद उल फितर की किट दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सौगात मोदी देने से बजाय वो यूपी के चीफ मिनिस्टर से बात करके यूपी के मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको खड़ाने की कोशिश करें। सौगात मोदी इसलिए दिया जा रहा है कि बिहार का इलेक्शन है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों को ही देने के लिए प्रोग्राम बनाया है। ये एक तरफ ये एक तरफ हमारे साथ जुल्म करना, एक तरफ हमारे साथ हमारे लोगों के घर वगैरह बुलडोज़र चलाना और हमारे मसाजिद को बर्बाद करना, कब्रिस्तानों को बर्बाद करना, ये एक तरफ है। तो एक दूसरे तरफ ये सौगात मोदी मैं समझता हूँ कि सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए किया गया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एहतजाज किया है, और कल नमाज में हम सब बहुत से लोग काला बैंड पहन के गए। तो क्या समझते हैं, कर्नाटका में तो बिल रोक दी गई है और कल तमिलनाडु में भी हुआ है, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आप क्या सोचते हैं कि क्या होने वाली है? अमित शाह ने कहा कि हम इसी बजट में लेके आएंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को आप क्या कहना चाहते हैं? ये वक्त तरमीमी बिल जो है वो पार्लियामेंट के सामने है, इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑल इंडिया लेवल पर तहरीक करने का भी मतलब ऐलान किया गया है, और उसके साथ साथ पटना में भी बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और अभी एक मीटिंग यहाँ आंध्रा में भी होने वाली है। और बहुत लोगों को हमें पता मालूम है कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में मतलब वक्फ
एक्ट के बारे में लोग तैयार हैं। बहुत बड़ा मुजाहरा होगा, लोग सड़कों पर उतर आएंगे और मुझे पता है कि भाई बीजेपी लीडरशिप इसको फिर रिव्यू कर रही है, ये भी सुना गया है। और ये हमारी अपील है उन लोगों से कि इसको इंट्रोड्यूस मत करें, इसको वापस लें और इंशाअल्लाह वक्त एक्ट जो है उसको बहाल रखें। मैसेज क्या देते हैं आप इस वक्त? बस वही हम पूरे मुसलमान एक होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हो जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा, जो भी कार्रवाई करेगा, जो भी प्रोग्राम करेगा, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान लोग उनके साथ होकर उस मुजाहरे में शिरकत करें, उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर ये इस बिल के खिलाफ लड़ाई करें। नशीमुन को बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद साहब का यह कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ जो प्रोटेस्ट कर रही है और जो एहतजाज कर रही है उसके साथ सब मिलकर ये करेंगे। और जहाँ तक IMA का मामला है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑक्शन करके अच्छा दाम आने के बाद इन्वेस्टर्स को उनको पैसा मिलेगा। और नसीर अहमद साहब का ये है वादा है कि किसी का पैसा रुकेगा नहीं, सबको उनका हक मिलेगा। मैं रिजवान असद, नशीमुन न्यूज़।